अच्छा, हमारे यहाँ बहुत चुके आज जदीद दौर आ गया। जदीद दौर के अंदर कारोबार भी बड़े अजीब आ गए हैं, ऑनलाइन कारोबार होने लग गए हैं। 50 नई सूरत हाल के कारोबार हमारे सामने आ गए जो माजी में नहीं हुआ करते। जदीद कारोबार की सूरतें बहुत आ गई, ऑनलाइन कारोबार होने लग गए हैं, नए नए तरीकों से कारोबार होने लग गए हैं। लोग टेंशन के अंदर आ जाते हैं कि भाई ये कारोबार के उसूल हम कैसे समझें। अच्छा, माजी की कुतुब को पढ़ें, अगर 1000 साल से उलमा ने जो किताबें लिखी हैं उसके अंदर तो लंबे लंबे चैप्टर बांधे हुए हैं। मसलन ये मैंने फहरिस्त लिखी है, बय मुतलक होती है, मुदारबत होती है, मुशारकत होती है, इजारा होता है, इस्तिस्ना होता है, बय सलम होती है। हर एक बाब के अंदर उलमा ने शराइत लिखी हैं। बय मुतलक में 6 शर्तें हैं, बय मुदारबत में 12 शर्तें हैं, बय इस्तिस्ना करने के अंदर 16 शर्तें हैं, सलम में 12 शर्तें हैं। तो इतना लंबा चौड़ा टाइम किसके पास है भाई, मैं क्या करूं क्या पर एक परेशानी होती है। तो ये मैं अक्सर लोगों को समझा रहा होता हूं कि ये जो किताबों के अंदर उलमा ने लिखा 1000 साल से, हर दौर के अंदर शराइत में तब्दीली भी आती रही, और अगर हम वो 1000 साल की किताबों को पढ़ने लगेंगे ना तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम बगैर पढ़े 1000 साल से उलमा क्या लिखते आए हैं उसको पहले समझ लें, किताबें ना पढ़े, बगैर किताबें पढ़े समझे, फिर हम देखें आज के दौर के अंदर कारोबार की क्या सूरत हाल है। कारोबार हो या कोई भी मसला हो, सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि माजी से उलमा ने जो 1000 सालों से मेहनत की है वो क्या है। अब बगैर पढ़े किताबों को कैसे हल किया जाए कोई मसला नहीं है। जब तक मौलाना करामती आपके दरमियान मौजूद है इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी आपको। देखिएगा कि जो भी उलमा किराम नताइज निकालते हैं वो बुनियाद रख रहे होते हैं किसी ना किसी इस्तिदलाल के ऊपर। वो इस्तिदलाल की होती है, अगर वो की आपको मिल जाए आप भी ताले खोलते फिरेंगे। बल्कि आप बगैर किताबें पढ़े बोल देंगे कि हाँ उलमा ने ऐसा ही लिखा होगा, बल्कि आप ऑब्जेक्शन करेंगे ऐसा किसी आलिम ने लिखा ही नहीं होगा, चैलेंज निकाल के दिखा मुझे किताब में। तो आपको वो इस्तिदलाल पता होना चाहिए। तो तिजारत के अंदर जब भी हम तिजारत कर रहे होते हैं, लेन देन कारोबार हमारा के कारोबार की जितनी भी सूरतें बनती हैं ये कब इस्लामी मेयार के ऊपर उतरती हैं पूरा, और कब हम उसमें गुनाहगार हो रहे होते हैं, इस्लामी मेयार पूरा नहीं हो रहा होता, ये सब चीज़ें समझने के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ है जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया। उस एक लफ्ज़ से जो इस्तिदलाल निकलता है फ़हम का, वो एक चाबी है। जिसको पता चल गई उसको सब समझ में आ जाएगा कि 1000 साल से उलमा क्या क्या लिखते आए हैं, क्या क्या शराइत लिखते आए हैं, किस दौर में उन शराइत में तब्दीली हुई, आज के दौर में क्या क्या शराइत होनी चाहिए। अगर कोई ऑनलाइन कारोबार कर रहा है वो ठीक इस्लामी मेयार के ऊपर कर रहा है या नहीं कर, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले हम समझते हैं नफ्स इस्तिदलाल को, फिर हम ये समझेंगे 1000 साल से उलमा ने क्या किया, और फिर देखेंगे आज के दौर के अंदर के कारोबार की सूरत हाल को। ठीक है। अच्छा, बय मुतलक अरबी के अंदर कहते हैं कि जो हम आम बय करते हैं, जैसे मैं किसी परचून की दुकान पे गया, जाके 100 रुपये उसको दिया, 100 की चीनी दे, उसने चीनी मुझे दे दी, ये बय मुतलक हो गई, फ़ौरन लेन देन। मुदारबत कहते हैं जिसके अंदर पार्टनरशिप होती है, एक तरफ से पैसा होता है दूसरी तरफ से काम होता है, मैंने पैसा दिया अगले ने काम किया। मुशारकत होती है दोनों तरफ से पैसा हो जाए, दोनों तरफ से काम भी हो। इजारा कहते हैं किराए की चीज़ों को, जैसे मैंने घर किसी को किराए पे दे दिया, मैंने गाड़ी किसी को किराए पे दी, किराए पे देना चीज़ें। या नौकरी कहीं करना, तो नौकरी करना भी इजारे के अंदर ही आ जाता है। बय इस्तिस्ना अरबी के अंदर कहते हैं कि मैं किसी से ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवाऊँ, बस मैंने कोई टेबल बनवाना है, कारपेंटर के पास गया, उसको टेबल का मैंने ऑर्डर दिया और उसने पैसे दिए और टेबल लेकर आ गया। और बय सलम कहते हैं कि अभी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं, लेकिन मैंने किसी से सौदा किया, उस बंदे ने जाना है कहीं किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क, वहाँ से सामान ला के मुझे देना है। तो ये बय की अकसाम है जिसको उलमा ने जिक्र किया। ये अकसाम में हसर नहीं है, उस दौर में इतनी ही अकसाम होती थी कारोबार करने की, उलमा ने लिख दी। आजकल जो जदीद किस्म के कारोबार है, तिजारतें हो रही हैं, हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। नफ्स इस्तिदलाल समझें। नफ्स इस्तिदलाल ये कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इल्ला अन तकूना तिजारा अन तरादिन मिनकुम, तुम्हारी तिजारत बाहम तरादिन से होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया, इस एक लफ्ज़ के इतलाक़ के अंदर ये तमाम चीज़ें सोल्व होती हैं, इनकी शराइत ज़हन में आ जाती है। आप बगैर बताए कि उलमा ने अपनी किताबों में क्या लिखा होगा, आप यहाँ पर बैठ के इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ के मुझे बता रहे होंगे कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तरादिन अरबी के लुग़वी तर्जुमा तो हम कर देते हैं तरादिन का कि रज़ामंदी, सिर्फ रज़ामंदी को तरादिन नहीं कहा जाता। अरबी के अंदर तरादिन कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को, तिजारत की किसी भी चीज़ को जब आप एक अक़्द कर रहे हैं उसके अंदर हर उस चीज़ जिसको आप जिक्र नहीं करें, जिसको अगर आप जिक्र नहीं करेंगे तो कल को बहस मुबाहिसा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, उन सब चीज़ों को जिक्र में ला के दोनों राज़ी हो जाओ। ये लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं किया रज़ामंदी हो ही नहीं सकती। रज़ामंदी तो उसी वक्त होगी ना जब किसी चीज़ का जिक्र होगा, हाँ भाई ये चीज़ है, मैं भी राज़ी आप भी राज़ी। तो जब तक जिक्र ना हो रज़ामंदी होती नहीं। तो ये मैं खोल के लफ्ज़ लिख देता हूँ। तरादिन कहते हैं कि हर वो चीज़ का जिक्र करना जिसके बगैर बहस हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, जिसको अरबी में कहते हैं मुफ्दी इलन नज़ा हो सके, लड़ाई झगड़े पे इंसान जा सके, ये वो जिक्र करके इस पर दोनों राज़ी हो जाए, रज़ामंदी हो जाए। ये एक लफ्ज़ बस अपने ज़हन के अंदर रख लें, अब आपको कारोबार की सूरतें और शराइत जो उलमा ने बयान की सब समझ में आना शुरू हो जाएंगे। बहुत आसान है, देखिएगा।
अब मैं इसकी मिसाल आपको दूं कि यानी हमारा दीन हमसे मुतालबा करता है कि जब भी लेन देन का आपने काम करना है, उस लेन देन के काम के अंदर हर उस चीज़ को पहले से जिक्र करके उस पर राज़ी हो कि अगर आप दोनों में से किसी ने अगर उस बात को जिक्र नहीं किया तो यही जिक्र ना करना कल को लड़ाई का सबब बन रहा होगा, आप लोगों में बहस हो रही होगी, लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। उन चीज़ों को जिक्र करें, राज़ी हो जाए, वो सब लेन देन के काम आपके लिए जायज़ हो जाएंगे। इसी चीज़ को उलमा ने जब खोल खोल के बयान किया तो इन चीज़ की शराइत के तौर पर जिक्र कर दिया। अब बै मुतलक के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मली हम दुकानों पे जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान उठा के लेके आ जाते हैं, बै मुतलक इसके अंदर कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में अभी बहस होगी, फिर हाथापाई भी हो जाएगी। पाकिस्तानी माहौल में तो हाथापाई जल्दी हो जाएगी। देखिएगा, मैं एक दुकानदार के पास गया, दुकानदार के पास जाके मैंने बोला, पाकिस्तान के माहौल की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा 100 की दे दे यार, 100 की देना। तीसरी दफ़ा बोलूँ 100 की देना, वो उससे में रिप्लाई करना शुरू कर देगा, बोलेगा अल्लाह भाईल्ला के बंदे चाहिए क्या 100 की देना, निस्वार उठा के दे दूँ 100 की। अभी बहस मुबाहिसा शुरू होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो आप और करें कि जब आप किसी दुकान पे जाके कुछ सौदा आम बै मुतलक के अंदर लेंगे, आपको कुछ चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे, जिक्र करके अगर दोनों राज़ी नहीं होंगे तो अभी बहस होगी, अभी लड़ाई होगा। मसलन मैं किसी दुकानदार के पास गया और जाके मुझे चावल चाहिए मसलन, तो मैं उसको बोलूँगा भाई ये 100 रुपये के मुझे चावल दे दें। तो जब मैं चावल बोलूँगा और सिर्फ इतना ही अभी बोल दूँ, तो आप मुझे ईमानदारी से बताएं अभी भी कि क्या वो चावल देने के काबिल होगा, या आपसे फ़ौरन सवाल करेगा कि सर चावल कौन से चाहिए। 150 रुपये किलो वाले चावल भी मौजूद हैं, 200 पे, 300, 350, 450, हर तरह के चावल है, आपको कौन सा चाहिए। तो किसी एक चीज़ के अंदर अगर अक़साम ज़्यादा हो, जब तक उस किस्म को जिक्र ना कर दिया जाए, तब भी एक चीज़ का जिक्र मादूम होने की सूरत के अंदर कभी भी तरादिन की कैफियत पैदा नहीं हो सकती। लिहाजा आपको ओपनली बात करनी पड़ेगी, मुझे 100 रुपये के सर चावल चाहिए हैं और फला चाहिए जो 200 रुपये किलो है, यानी आधा किलो चावल बनेंगे। वो शख्स जाके आधा किलो तोल के आपको दे देगा, पैसे आपसे ले लेगा। तो ये वो चीज़ है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, जिसके बगैर अगर आप जिक्र नहीं करेंगे थोड़ी ही देर में बहस मुबाहिसा होगा, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ हमारा दिन पसंद नहीं करता। इसलिए हमारे उलमा को अगर आप पढ़ेंगे 1000 सालों से, बै मुतलक के अंदर उन्होंने जिक्र किया कि जब भी बै मुतलक आपने करनी है तो चंद शराइत हैं उसकी, कि आपने कितने की चीज़ लेनी है ये पता होना चाहिए, यानी समन की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पर पैसों की क्वांटिटी, भाई मुझे चावल दे दो, कितने के चावल चाहिए, कितने चावल चाहिए बता ही ना रहे हो, तो सामने वाला अगर पठान है वो गुस्सा हो जाएगा, 2-3 दफ़ा पूछेगा, तीसरी दफ़ा गुस्सा हो जाएगा, कहेगा पागल है मेरा दिमाग, कितने चाहिए ये तो बताओ। तो इसे कहते हैं समन की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। क्या चीज़ ले रहे हो उसका जिक्र करें आप, उसकी अगर कई किस्में हैं उन अक़साम में से उस किस्म का जिक्र करें जो आपको चाहिए। ये सब चीज़ों को जिक्र करेंगे। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसके अंदर बहस मुबाहिसा हो सके, लड़ाई झगड़ा हो सके, आपकी बै ठीक हो गई, आपका कारोबार ठीक हो गया, कोई जहालत बीच में बाकी नहीं रही, कोई लड़ाई झगड़ा फसाद बीच में नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे देखते चली जाएगा। इजारे की बात मैं कर लूँ, किराए की आपको समझ में खुद आ जाएगी कि आपको कितनी शराइत होनी चाहिए। भाई देखिएगा, मेरे पास अगर एक घर है जो मैंने किराए पर देना है और फैमिली मेरे पास आई है, तो अब हमें हर उस चीज़ को डिस्कस करना है। नहीं करेंगे थोड़े दिनों बाद हमारी लड़ाई हो सकती है, बहस मुबाहिसा हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तानी माहौल के अंदर आप गौर करें, अगर किसी को किराए पे चाहिए होगा, फैमिली कितनी होनी चाहिए इस चीज़ को जिक्र करना ज़रूरी है। छोटा घर है, बड़ी फैमिली हमारे यहाँ कबूल नहीं की जाती। 4 बंदे कह के 10 बंदे अंदर आ जाएंगे तो इस बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लिहाजा ये चीज़ तय करना ज़रूरी हो जाएगा कि भाई कितने अफराद हैं जो इस घर के अंदर रहेंगे। फिर इसके अंदर पानी है घर में या पानी अपना डलवाना, इस चीज़ पे हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस चीज़ को पहले जिक्र करना पड़ेगा। किराया कितना है, किराया किस तारीख को आखिरी हमने देना ही देना है, क्योंकि अगर ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अगर मालिक कहेगा कि मुझे 5 तारीख को किराया दो, वो कहेगा नहीं मुझे 15 को तनख्वाह मिलेगी। अगर आपको 15 को तनख्वाह मिलनी थी, आपको इस चीज़ को पहले जिक्र करना था। जिक्र होता, सामने वाला राजी, आप राजी, आपका बै बिल्कुल, आपकी तिजारत बिल्कुल ठीक होगी, लेन देन के मामला ठीक हो गए। सिर्फ ये एक लफ्ज़ का राज है जिसने 1000 साल से किताबें भरी हुई हैं, जिसको ये लफ्ज़ समझ में आ जाता है वो ओके। हर दौर के अंदर जी किराया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हाँ किराया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अच्छा, सब हमारे यहाँ क्योंकि किराया हर साल के साथ नॉर्मली बढ़ता है 10% के हिसाब से, पाकिस्तान का तो ये माहौल है। तो आपको सब चीज़ें पहले क्लियर करनी पड़ेंगी। हर उस चीज़ जिससे आगे लड़ाई झगड़ा की सूरत पैदा हो सकती है, उन चीज़ों को जिक्र करें। अब कोई चीज़ मजहूल नहीं रही है, रजामंदी हो गई है, ओके हो गई आपकी, वो बै ठीक है, आपका वो किराए की चीज़ें ठीक हैं जो आपने किराए पे किसी को दी है या आपने किराए से किसी से कोई चीज़ ली है, ठीक है। इसी तरीके से बै इस्तिस्ना कहते हैं ऑर्डर पे चीज़ बनवाना। ऑर्डर पे चीज़ बनवाने का मतलब मैंने एक टेबल बनवाना है, मैं किसी कारपेंटर के पास जाऊंगा, मुझे खुद सोचना चाहिए कि हर उस चीज़ को हम डिस्कस करें कि जिसके बगैर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो आपकी तिजारत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वो जितनी चीज़ें नागुज़ीर हैं उन्हीं को शराइत की हैसियत दे दें। उलमा ने यही किया, माजी के अंदर किताबों में वाज़े कर दिया। भाई मसलन मुझे एक टेबल चाहिए, मैं जाके उसे बताऊँगा भाई मुझे एक टेबल बनवाना है, वो आपसे साइज़ पूछेगा, भाई कितना टेबल हो, उसका साइज़ वगैरह क्या है, ज़रूरी है।
किस लकड़ी का बनवाना है बताना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी की कई अकसाम है। इस चीज़ को अगर आपने डिस्कस नहीं किया, उसने किसी हल्की क्वालिटी की लकड़ी से आपको बना के दे दिया, कल को लड़ाई झगड़ा होगा, भाई ये तो इतना हल्का बना दिया, मैंने तो अच्छा वाला चाहिए था। ये चीज़ पहले डिस्कस करें आप। अच्छा, फिर कितने दिनों तक बना के आप देंगे सर, ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर अगले हफ्ते चाहिए हो, मेहमानों ने आना हो, और आपने मुद्दत तय ना की, और वो क्या कि आपने मुझे कौन सा कहा था हफ्ते बाद देना, महीने बाद मिलेगा, भी तो मेरे पास काम आया हुआ है, ये चीज़ पे लड़ाई झगड़े का बायस बनेगी। या तो आपको पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि सर मुझे कितनी हफ्ते बाद मुझे चाहिए, वो राज़ी हो जाएगा, ओके। एडवांस पेमेंट की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब ऑर्डर पे चीज़ बनवाते हैं तो ऐसा ही होता है कि कुछ पेमेंट पहले एडवांस देते हैं, फिर बताया जाता है बाकी पेमेंट जो है बाद में देंगे। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ और, यहाँ ऑर्डर पे चीज़ बनवाई जब जाती है लड़ाई का बायस बन सकती है, लिहाजा इस चीज़ को भी आप ज़हन में रखें। अगर इस चीज़ पर बहस लड़ाई हो रही है उस चीज़ को पहले जिक्र करें, राज़ी हो जाए। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई ऑर्डर पे चीज़ बनवाई है, वहाँ से फिर घर पे चीज़ को लाना उसकी जिम्मेदारी है आपकी, डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, भाई डिलीवरी आप या डिलीवरी मैंने करनी है खुद, तो ये चीज़ डिस्कस बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इस पर भी लड़ाई झगड़े बहुत हमने देखे हैं, भाई घर पे पहुँचा क्या चीज़, आप ही मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो ये बय इस्तिस्ना समझ में आ गई। अच्छा, बय सलम मतलब आपने किसी से कोई चीज़ मंगवा के लेनी है, इसके अंदर भी आप देख लें क्या चीज़ मंगवानी है, कितनी मंगवानी है, कितने टाइम तक ला के दोगे भाई मुझे, ये सब चीज़ें जब डिस्कस हो जाएंगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं रही कि जिसकी वजह से लड़ाई हो सके, झगड़ा हो सके। आपकी बय बिल्कुल इस्लामी रूल्स के मुताबिक है। हमारे दीन तिजारत के मामले में एक चीज़ को मना किया कि फसाद नहीं होना चाहिए, लिहाजा हर उस चीज़ को पहले जिक्र करके बाहम रजामंदी रख ली जाए, वो सारे कारोबार जायज़ हो जाते हैं। मैं इसकी अब चंद मिसालें आपको देता हूँ। जैसे ऑनलाइन हमारे यहाँ चीज़ें बेची जाती हैं, अब आप खुद गौर करें कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो लड़ाई का बायस बनती हैं। आपने एक चीज़ देख ली, सैंपल तस्वीर के अंदर देख लिया, रेट भी आपको पता चल गया भाई ये रेट है, ओके हो गया, पसंद भी आ रहा है, कलर भी पसंद आ रहा है। लेकिन एक चीज़ हमारे यहाँ लड़ाई का बायस बनती है ऑनलाइन के अंदर, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, वो ये कि जो क्वालिटी वो हमें दिखा रहा है, जब मेरे घर में डिलीवर्ड होगा वो सामान आया, वही क्वालिटी निकलेगी या नहीं, इस चीज़ पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने देखा होगा जब वो सामान घर पे आता है तो देखते हैं कि यार ये वो चीज़ ही नहीं है, क्वालिटी इसकी वो नहीं है जो वहाँ मेंशन की गई थी। लिहाजा ये चीज़ आप डिस्कस करें जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें कि भाई जिस क्वालिटी के ऊपर मैं आपसे सामान बुक करा रहा हूँ, एज इट इज़ मेरे घर में वो चीज़ आनी चाहिए। अगर फ़र्क आएगा तो ऐसी सूरत में मेरा आपसे ये जो सौदा कैंसिल, इस चीज़ को जिक्र करें, वरना इस चीज़ पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। अच्छा, हमारे यहाँ आपने देखा होगा जब उबर, क्रीम, ये टैक्सीज वाले हैं, आपने इसका प्रोग्राम देखा है, इतना ज़बरदस्त है कि कोई चीज़ उसने ऐसी नहीं रखी हुई है कि जिसकी बुनियाद पर लड़ाई झगड़ा हो। भाई मसलन मैंने यहाँ से गुलशन जाना है तो वो मुझे रूट भी बता रहा होगा, पीक टाइम भी बता रहा होगा, एस्टिमेटेड रेंट भी बता रहा होगा, रश का टाइम है वो भी मुझे इंडिकेट कर रहा होगा, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको ये भी मेरा ऑप्शन है। ये इतनी चीज़ें उस प्रोग्राम के अंदर बेहतरीन है कि अगर आप गौर करेंगे ना उबर क्रीम के जो प्रोग्राम है तो आप कहेंगे कि ज़बरदस्त, इसमें वाकई कोई लड़ाई झगड़े की सूरत नज़र नहीं आ रही है। इस तरह छोटी छोटी बातें आप देख लें, जैसे रक्शे पे आपने जाना है यहाँ से लेके महमूदाबाद, हमारे आमतौर पर क्या होता है, रक्शे के अंदर जाके बैठ गए, चल यार महमूदाबाद चल, वहाँ जाके रेट तय करेंगे, बहस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, आप गुनाहगार हो जाएंगे। हमें अल्लाह ताला ने इसी चीज़ से मना किया है। आपने अगर रक्शे पे सवारी करनी है, पहले उसे कहा भाई मैंने फ़लाँ जगह जाना है, कितना किराया लोगे, अब आप कम ज़्यादा तय करें, राज़ी हो जाएं, बैठे हो जाएं। एक चीज़ और रक्शे की सवारी के अंदर हम गलती करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, मसलन आपने किसी को मेन रोड का बोला है फलां जगह गुलशन चुरंगी पे उतार देना, लेकिन आपने गुलशन चुरंगी के बाद अंदर जाना होता है, गलियों गली अंदर। ये चीज़ आप पहले रक्शे वाले को नहीं बताते। अब रक्शे वाला उस जगह पर पहुंच के जब आप उसको गलियों में लेके जाते हैं, फिर वो लड़ने लग जाता है कि बाजी आपने मेरे को तो मेन रोड का कहा था, बाजी आप इतना आगे लेकर आए, 50 रुपये और दो, बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये चीज़ें नोट करें आप, आपको खुद समझ में आ जाएगी हमारा ये शराइत क्या है, ये बय के मामलात क्या हैं क्या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह हर वो बय जिसके अंदर धोखे का आंसर आ जाएगा, कभी भी तरादिन नहीं हो सकता। लिहाजा किसी भी तिजारत के मामले में धोखे का आंसर आएगा तो रजामंदी टूट जाती है। मतलब मैंने आपसे चीज़ जिन शराइत पर ली, आपने उन शराइत पर राज़ी हो के भी वो चीज़ मुझे वैसी शराइत पर नहीं दी, वैसे औसाफ पर नहीं दी, वो बय बातिल हो जाए, उसे कहते हैं बय ख़त्म हो गई, फासिद हो गई। भाई मसलन मैंने किसी को बोला कि भाई मुझे इस क्वालिटी का फ़लाँ फ़लाँ चीज़ चाहिए, और उसने राज़ी होकर वो क्वालिटी मुझे नहीं दी, उसे लो क्वालिटी दी, तो एक तरह का ये धोखा ही हुआ, इससे बय फासिद हो जाती है। शरीयत ने हक़ दिया है कि मैं उसको वापस करूँ सौदा, पैसे अपने वापस लूँ। भाई जो चीज़ मैंने आपसे मुतालबा की थी आपने मुझे वो नहीं दी, लिहाजा बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा हो, इस बय को हमारे दीन ने फासिद कर दिया। तो आजकल की भी जितनी बय होती हैं ना, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब इसी तरह हमारे यहाँ अभी एक प्रोजेक्ट बन रहा है फ्लैट्स का, अभी वो बनना शुरू हुआ है, लेकिन उसकी एडवांस बुकिंग जारी है। अब आप खुद समझ जाएंगे कि इस एडवांस बुकिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले डिस्कस करनी पड़ेगी। भाई फ्लैट चाहिए, उसका रकबा क्या होगा, किस फ्लोर पर मुझे मिलेगा, कैसा होगा, कमरे कितने होंगे,
उसके अंदर जो लग्जरी का सामान है वो क्या क्या होगा, फिनिशिंग के हवाले से क्या नीचे टाइलें होंगी या सादा जो है प्लस्तर करके, मुझे ये सब चीज़ें आप खुद अच्छी तरह जानते हैं, जो डिस्कस होना ज़रूरी है। जब आपके सामने आ जाएगा, आप राज़ी होंगे तो ओके, एडवांस बुकिंग आप करवा लें। तो एक नुस्खा बस ये समझ लीजिए कुरान पाक का, 1000 साल से जो उलमा डिस्कस करते चले गए हैं वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन के अंदर आएगा। और इसके अलावा भी जो जदीद कारोबार की सूरतें हैं वो भी अच्छी तरह आप समझ जाएंगे कि मुझे दीनी मेयार पर पूरा उतरने के लिए एक लफ्ज़ का रियायत करनी है, तरादिन का। हर उस चीज़ को डिस्कस करके राज़ी होना है कि जिसको ना डिस्कस किया तो हमारी बहस और लड़ाई झगड़ा हो सकेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस जहाँ इस चीज़ का ख्याल किया जाएगा वहाँ पर वो कारोबार बिल्कुल ठीक है, शरीयत के मेयार के ऊपर हो जाता है। ओके।